हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम लोग बात करेंगे रसायन पे। और आज हम ना आप लोग के सामने रसायन का एक नया सीरीज लेकर के आए हैं। यहाँ पे केमिस्ट्री का रसायन का एक नया सीरीज लेकर के आए हैं। और इस रसायन के सीरीज में हम लोग एनसीईआरटी का चैप्टर जो भी है एनसीईआरटी का 9th क्लास से लेकर के 12th क्लास तक सारे के सारे एनसीईआरटी का चैप्टर को कवर करेंगे। और इसको ना हम थ्योरी यानी कि थ्योरी के माध्यम से समझाएंगे आप लोगों को, यानी कि थ्योरी बाय थ्योरी करके समझाएंगे। यानी कि जो भी टॉपिक होगा केमिस्ट्री का उसे थ्योरी के रूप में उस टॉपिक को समझाएंगे आप लोगों को। और ऑब्जेक्टिव भी आप लोगों को यहाँ पे क्लियर करते चलेंगे। और इसके लिए हमको एनसीईआरटी का जो 9 से 12th क्लास का जो एनसीईआरटी है, हमको इसके लिए जितना भी लेक्चर लेके आनी पड़ी हम उस लेक्चर को थ्योरी के माध्यम से ही कंप्लीट करेंगे आप लोग के सामने। और चाहे हमको मतलब जितना एपिसोड लाना पड़े, लेक्चर लाना पड़े, लेकर आएंगे आप लोग के साथ। हम मेहनत करेंगे और आप लोग भी हमारे साथ मिल करके मेहनत करना होगा। हम लोग यहाँ पे रसायन को, ठीक ना, एकदम जीरो लेवल से 9th क्लास से लेकर के 12th क्लास तक जीरो लेवल से सीखेंगे। और इसको ना हम कंपटीशन को देखते हुए पढ़ाएंगे। कंपटीशन को देखते हुए, आप लोग के 9th 10th के एग्ज़ाम को देखते हुए, 11th 12th के एग्ज़ाम को देखते हुए, और इसके साथ साथ कंपटीशन को भी देखते हुए आने की और आने की औरों से आप लोग को बेटर बनाने का, बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। क्योंकि देखिए मेन सबसे चीज़ होता है थ्योरी। आप थ्योरी अच्छा से समझ जाइएगा तो ऑब्जेक्टिव आप आराम से बना दीजिएगा। अब वहाँ पे थ्योरी जब पढ़ाएंगे तो उसका ऑब्जेक्टिव भी वहाँ पे हम बात करेंगे कि इससे क्या ऑब्जेक्टिव पूछा है और क्या पूछ सकता है एग्जाम में। तो इस रसायन को हम लोग चलिए आगे बढ़ाते हैं, ठीक है ना। ये मेरा पहला सीरीज है, रसायन का पहला एपिसोड है, पहला है, ठीक है ना। रसायन का हम लोग का फर्स्ट एपिसोड है। और फर्स्ट एपिसोड में रसायन के हम लोग परिचय के बारे में जानेंगे, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग और जैसे जैसे एपिसोड मेरा बढ़ता जाएगा वैसे वैसे रसायन के बारे में आप लोग को बेहतर जानकारी मिलती जाएगी। तो चलिए हम लोग रसायन को स्टार्ट करते हैं। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के पास, मित्रों के पास, यानी कि लोगों तक पहुंचा दीजिएगा इस वीडियो को। बहुत बहुत आप लोग के मतलब हम आभार रहेंगे इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाने के लिए। तो हम देखिए इस रसायन को हम कैसे कंप्लीट करने वाले हैं, थ्योरी सेक्शन के माध्यम से। यानी कि इस हर टॉपिक का हम थ्योरी एक्सप्लेन करेंगे, हर टॉपिक का क्या करेंगे, थ्योरी एक्सप्लेन करेंगे। चलिए हम लोग समझते हैं। देखिए रसायन है क्या, ये बातें आप लोग को समझाते हैं कि केमिस्ट्री जो है हम लोग का, यह केमिस्ट्री है क्या, हम लोग का केमिस्ट्री सर क्या है, रसायन किसे कहते हैं। देखिए केमिस्ट्री में हम लोग को कहता है कि दुनिया का अगर कोई पदार्थ है, कोई मैटर है, दुनिया का क्या है बाबू, कोई मैटर है, दुनिया का कोई मैटर है, वह हम लोग के किसी न किसी कण से मिलके बना होगा, बना होगा, सही बात है। दुनिया का कोई पदार्थ है, हम लोग का कोई ना कोई, जैसे यहाँ पे हम ले लेते हैं, यहाँ पे कोई कण मैटर ले लिए, पदार्थ ले लिए। यह मैटर जो हम लोग का पदार्थ है वह केमिस्ट्री बोलता है कि यह 3 चीज़ों से बना होगा। इसके पास 3 चीज़ हो सकता है। एक तो हो सकता है कि जो ये हम लोग का मैटर है, पदार्थ है, इसका पहला चेक करेंगे कि किससे बना है। जिससे बना होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, संघटक कहते हैं। क्या कहते हैं, संघटक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संघटक। संघटक के मतलब होता है कि भाई जिससे बना है। केमिस्ट्री बोलता है या तो यह एटम का बना हो सकता है, या तो यह मॉलिक्यूल का बना हो सकता है, या तो यह आयन का बना हो सकता है, ठीक है। तो रसायन हम लोग का एक विज्ञान का शाखा है, ठीक ना, रसायन विज्ञान का शाखा है। और यह बताता है कि जो कोई पदार्थ होता है वह पदार्थ किसका बना है, या तो परमाणु का बना है, या तो वह अणु का बना है, या तो वह आयन का बना है, यानी कि एटम, मॉलिक्यूल और आयन का बना है। अच्छा, जब कोई पदार्थ जब बना होगा तो उसका क्या होगा, गुण होगा, कुछ तो गुण होगा ना। यानी कि गुण कैसा, उसका या तो उसका फिजिकल प्रॉपर्टीज वाला गुण होगा, भौतिक गुण होगा, या तो उसका केमिकल प्रॉपर्टीज वाला गुण होगा, रासायनिक गुण होगा। फिजिकल प्रॉपर्टीज में गुण अगर बात करें यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टीज में, यानी कि जो गुण बदल जाता हो, जैसे उसका अवस्था, अवस्था बोले तो सॉलिड का अवस्था हो सकता है, ठोस का अवस्था हो सकता है, लिक्विड का अवस्था हो सकता है, गैस का अवस्था हो सकता है, एक प्लाज्मा अवस्था भी है और बोसास्टिन कंडेंसेट भी है, यानी कि 5वां अवस्था हो गया। यानी कि हम लोग के अवस्थाएं पृथ्वी पर 2 अवस्थाएं हैं, सॉलिड लिक्विड और गैस, सॉलिड लिक्विड और गैस, सॉलिड लिक्विड और गैस, सॉलिड लिक्विड और गैस, ठीक है।
तो हम कोई पदार्थ का जो गुण चेक करेंगे तो वह पदार्थ किस अवस्था में है भाई, ठोस में है कि आपका ठोस के अंतर्गत है कि गैस के अंतर्गत है कि हमारा वह आपका लिक्विड के अंतर्गत है, उसका गुण चेक करेंगे। तो प्लस में गुण के अंतर्गत हम उसका, इस गुण के अंतर्गत हम उसका डेंसिटी चेक करेंगे। भाई घनत्व जो होता है ना, भौतिक गुण आता है, घनत्व हो गया भौतिक गुण में, प्लस में एमपीबीपी, जो एमपीबीपी है बोले तो गलनांक क्वथनांक, ठीक है ना, एमपी और बीपी जो गलनांक क्वथनांक है, फ्रीजिंग पॉइंट हो गया, जमने का बिंदु हो गया, ये सब भौतिक गुण होता है। अगर रसायन का भौतिक गुण का बात करें तब पहला तो अवस्था हो जाएगा कि ठोस में है कि द्रव में है कि गैस में है, फिर उसका गलनांक क्वथनांक यानी कि मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, हिमांक, जमने का बिंदु, बॉइलिंग पॉइंट बोले तो क्वथनांक, ठीक है, यानी कि मेल्टिंग पॉइंट बोले तो उसके गलने का बिंदु यानी कि गलनांक, बॉइलिंग पॉइंट बोले तो उबलने का बिंदु, कितना पे उबलेगा, क्वथनांक, फ्रीजिंग पॉइंट बोले तो उसका जमने के बिंदु, कितना पे जमेगा, यानी कि हिमांक। तो ये सब क्या हम लोग का भौतिक गुण है। हम लोग के अवस्था क्या होता है, भौतिक गुण अवस्था, अवस्था यानी कि ठोस में है, यानी कि सॉलिड है कि लिक्विड है कि गैस है, ये सब क्या है, अवस्था है। इसके अलावा हम बात करेंगे यहाँ पे जैसे, ठीक है ना, यानी कि विलयता, विलयता हम लोग के ना भौतिक गुण आता है। विलयता क्या होता है, भौतिक गुण, यानी कि कोई पदार्थ है वो जल में घुलेगा कि नहीं घुलेगा, ठीक है ना, उसका विलयता, जल में घुल रहा है कि भाई कार्बनिक पदार्थ में घुल रहा है, कार्बनिक जैसे पेट्रोल, पेट्रोल हम लोग को क्या है, कार्बनिक पदार्थ है, पेट्रोल क्या हम लोग के कार्बनिक पदार्थ, जो पेट्रोल है हम लोग का, यह हम लोग का कार्बनिक है, पेट्रोल हो गया, किरोसिन तेल हो गया, डीजल हो गया, यानी कि जो संहक पदार्थ होता है ये सब सबके सब कार्बनिक है। क्या हम लोग के कोई पदार्थ जो है कार्बनिक में घुल रहा है कि अकार्बनिक जल के अंदर घुल रहा है, ये सब चीज़ें क्या होता है, भौतिक गुण होता है, विलयता, ठीक है ना। डेंसिटी यानी कि डेंसिटी जो घनत्व है हम लोग को क्या है, भौतिक गुण है, क्या है हम लोग का, भौतिक गुण है। तो रसायन के बारे में आप लोग को समझा रहे, ये बातें हम समझा रहे हैं कि जब कोई पदार्थ होगा तो उनका क्या संघटक है, यानी कि एटम है, एटम से बना है कि मोलिक्यूल से बना है कि आयन से बना है, प्लस में उसका गुण क्या है, क्या गुण है उसका भाई साहब, गुण में पहले भौतिक गुण क्या है, उसका क्या अवस्था है, अवस्था के बाद उसका एमपीबीपी क्या है, उसका विलयता क्या है सर, प्लस में उसका घनत्व क्या है, वो सब क्या भौतिक गुण है। प्लस में रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो केमिकल प्रॉपर्टी में जैसे तत्वों की उनकी ऋणात्मकता, नेगेटिविटी, ठीक ना, नेगेटिविटी, ऋणात्मकता, उनकी क्रियाशीलता, रिएक्टिविटी कितना है, क्या नेगेटिविटी है, क्या रिएक्टिविटी है, किससे अभिक्रिया करेगा, किससे अभिक्रिया नहीं करेगा, ये सब रासायनिक गुण में आता है। उसकी अम्लीय क्षारीय प्रकृति, जो एसिडिटिक नेचर है, बेसिसिटिक नेचर है, ये सब हम लोग के क्या है, रासायनिक गुण में आता है। किस में आता है, रासायनिक गुण में आता है। उसके बाद यहाँ पे जब हम पदार्थों के दो बातें चेक कर लेंगे कि मतलब हम रसायन कहता है कि हम ये जो है रसायन जो हम लोग का है, हम लोग का साइंस का एक ब्रांच है, विज्ञान यानी कि विज्ञान का एक शाखा है, ब्रांच है, यानी कि विज्ञान साइंस का एक क्या है, ब्रांच है, जिसमें हम कोई मैटर का क्या चेक करते हैं, पहला तो संघटक चेक करते हैं कि किससे बना है, परमाणु से बना है, अणु से बना है, आयन से बना है। दूसरा उसका गुण चेक करते हैं, गुणों में दो गुण, एक भौतिक गुण चेक करेंगे, एक रासायनिक गुण। भौतिक गुण कौन कौन होता है, जैसे अवस्था, ठोस द्रव गैस, विलयता, घुलने की प्रवृत्ति, एमपीबीपी, गलनांक क्वथनांक हो जाएगा, प्लस में उनकी भौतिक गुण में और हम उसका चेक करेंगे, जैसे डेंसिटी चेक करेंगे, घनत्व चेक करेंगे, ये सब भौतिक गुण में होगा। प्लस में रासायनिक गुण के अंतर्गत, रासायनिक गुण में उनका रिएक्टिविटी क्या है, नेगेटिविटी, ऋणात्मकता क्या है, प्लस में उनका, ठीक ना, यानी कि क्रियाशीलता हो जाएगा, ऋणात्मकता हो जाएगा, नेगेटिविटी हो जाएगा, प्लस में एसिडिक नेचर और बेसिक नेचर, यानी कि क्षारीय क्षारीय प्रकृति के हैं, अम्लीय प्रकृति के हैं, ये सब चेक करेंगे हम लोग रासायनिक गुण में। प्लस में हम मैटर के बारे में यहाँ पे चेक करेंगे, पदार्थों के बारे में अगला चीज़ है कि जब उसका संघटक क्या है, किससे बना है, गुण क्या है, प्लस में उसका संरचना क्या है, क्या है संरचना, क्या है संरचना, संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए अगर आपसे कोई पूछे कि रसायन किसे कहते हैं तो बस तीन बातें बताइएगा कि यह हम लोग के साइंस का एक क्या है, ब्रांच है, जिसमें कोई मैटर, कोई पदार्थ है, ठीक ना, कोई मैटर के संघटक, उनके गुण, उनके संरचना का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, उसी को क्या कहते हैं हम लोग, रसायन कहते हैं। क्या कहते हैं, रसायन कहते हैं। आया बात समझ में, फिर से सुनिए मेरी बात। देखिए रसायन का हम यहाँ पे परिभाषा बता रहे हैं कि दुनिया में देखिए कोई पदार्थ है तो इस पदार्थ का तीन बातें, ठीक ना, रसायन बोलता है कि एक विज्ञान का शाखा है, रसायन जो हम लोग का एक विज्ञान का शाखा है, जिसमें पदार्थों के, ठीक ना, पदार्थों के बनावट, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, संघटक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संघटक, किससे बना है, अभी समझा रहे थे, संघटक में परमाणु से, अणु से, आयन से बना है। दूसरा गुण, गुण में दो तरह का गुण, या तो उसका भौतिक गुण होगा या तो रासायनिक गुण।
और तीसरा हो गया उसका संरचना, कैसा आकार का है भाई, रैखिक आकार का है कि त्रिभुज त्रिकोणीय आकार का है कि स्क्वायर जैसा है, वर्ग समतलीय आकार का है, ये उसका स्ट्रक्चर है, संरचना है। तो रसायन हम लोग के विज्ञान यानी कि साइंस की शाखा है, विज्ञान का एक ब्रांच है जिसमें पदार्थों के उनके संघटक, उनके गुण, उनके संरचना का अध्ययन किया जाता है। आया बात समझ में आप लोगों को? फिर से सुनिए, रसायन जो है हम लोग का, रसायन जो है साइंस यानी कि विज्ञान का एक ब्रांच है। रसायन जो है कि विज्ञान का शाखा है, और विज्ञान का शाखा है, ब्रांच है, जिसमें कोई पदार्थ के संघटक, उनके बनने का यानी कि किससे बना है, उन संघटक का प्लस में जो बना है उसका क्या गुण है और उसके क्या आकार है, उन संरचना का अध्ययन करना ही कहलाता है रसायन कहलाता है। क्या कहलाता है? रसायन कहलाता है। आप लोग समझ गए होंगे परिभाषा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग समझते हैं बातें कि रसायन जो है ना, यहाँ पे जो केमिस्ट्री हम लोग को केमिया, तो यहाँ पे जो केमिया है सर, केमिया, जो केमिया हम लोग का है, रसायन में हम लोग का, रसायन में जो हम लोग का यानी कि केमिया, यानी कि केमिया है, इसका मतलब होता है काला होता है। मिस्र से वर्ड यूज किया गया था, यानी कि काला या मिट्टी बोलते हैं, काला एक काली मिट्टी बोलते हैं इसको यहाँ पे, ठीक है। दूसरा बात है कि रसायन के बारे में यहाँ सबसे पहले महर्षि कर्णाद बताए थे, लेकिन रसायन के जो पिता बोला जाता है, ठीक ना, महर्षि, आप नाम सुने होंगे, महर्षि कर्णाद, ठीक ना, महर्षि, एक सेकेंड, महर्षि यानी कि रसायन के बारे में सबसे पहले कौन बताए थे? महर्षि कर्णाद बताए थे, महर्षि कर्णाद बताए थे। लेकिन रसायन का पिता किसे कहते हैं? रसायन के पिता हम लोग लवाजवे या इन्हीं को ना लेबोजियर, इन्हीं को कहीं के बुक में देखिए लेबोजियर लिखा होगा, लेबोजियर कहते हैं। क्या कहते हैं? लेबोजियर, ठीक है ना, लेबोजियर कहते हैं। क्या कहते हैं? लेबोजियर कहते हैं। तो जो रसायन के हम लोग का पिता हैं, लवाजवे हैं या लेबोजियर हैं, ठीक है ना, इन्हीं का नाम है लवाजवे या लेबोजियर। आप ऐसे बोलिएगा, देख लीजिएगा का ऑप्शन में दिया है, लवाजवे दिया है, लेबोजियर दिया है। तो लेबोजियर को बोला जाता है। रसायन के फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन है? लेबोजियर है। फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन है? लेबोजियर है, ठीक है। नेक्स्ट बातें हम लोग समझते हैं यहाँ पे। रसायन की कितनी शाखा है, कितनी ब्रांचेज हैं? देखिए, हम लोग रसायन को न कई से टुकड़ों में तोड़ के पढ़ते हैं, कई टुकड़ों में इसे क्या करते हैं? तोड़ के पढ़ा जाता है। कई टुकड़ों में कई ब्रांच है रसायन का, पढ़ने का बहुत सारा ब्रांचेज है। आप जब देखिए, जब जैसे ही आप लोग, ठीक ना, 12th पार कर जाइएगा, चाहे तो आप 9th क्लास के छात्र हो सकते हैं, 11th के 12th के छात्र हो सकते हैं, 10th क्लास के छात्र हो सकते हैं आप। तो जब आप 12th पार करिएगा तो आपको ना भाई इंजीनियरिंग करने का मौका मिलेगा। तो वहाँ पे ना रसायन को आपको भाई साहब एक ब्रांच के माध्यम से इंजीनियरिंग करिएगा, एक शाखा के माध्यम से इंजीनियरिंग करिएगा कि आप भाई साहब जैसे यहाँ पे किस मतलब चीज़ से आप रसायन के बारे में ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, किस सेक्टर के माध्यम से, रसायन की कौन सी शाखा से आप मतलब आगे डिग्री लेना चाहते हैं, कौन सी रसायन की शाखा से आप पढ़ाई करना चाहते हैं, वहाँ पे रसायन का बंटवारा कर दिया जाएगा, ब्रांचेज हैं पूरे। एक बात और समझाते हैं यहाँ पे, रसायन के जो भी टोटल ना 8 ब्रांच है। अभी आगे हम जिक्र किए हैं रसायन के 8 ब्रांच के बारे में, हम यहाँ पर डिस्कशन किए हैं, थ्योरी के माध्यम से समझाए हैं 8 ब्रांच के माध्यम से। और आज मेरा पहला एपिसोड है, तो इस एपिसोड में आप लोगों को हम परिचय ही बताएंगे ज़्यादातर, ठीक ना। और एक बार आप लोग भी सुन लीजिए, ठीक ना, रसायन जब पढ़ रहे हैं तो रसायन के बारे में थोड़ा सा जानकारी जरूरी है, ठीक ना, बहुत ज़रूरी है। देखिए, रसायन में टोटल जो ब्रांच होता है 8 ब्रांच होता है, बोले कि 8 ब्रांचों को टुकड़ों में पढ़ा जाता है, और 12th के बाद इसका विभाग अलग अलग हो जाता है हर रसायन का। आपको 9th क्लास से लेकर के 12th क्लास तक टोटल ना 4 रसायन पढ़ना है। कितना पढ़ना है? 4 रसायन। 9th क्लास से लेकर के 1 सेकेंड सर, 9th क्लास से लेकर के 12th क्लास तक टोटल आपको ना 4 रसायन पढ़नी है। कितनी रसायन पढ़नी है? 4 रसायन पढ़नी है, चारों रसायन। लेकिन हम यहाँ पे इसका टोटल शाखा के बारे में जिक्र करेंगे, टोटल शाखा के बारे में जिक्र करेंगे। लेकिन आप लोग को पढ़ना है 4 रसायन। कौन कौन 4 रसायन पढ़ना है 9 to 12 तक? एक तो पढ़ना है आपको कार्बनिक पढ़ना है, यानी कि क्या पढ़ना है? ऑर्गेनिक। एक होगा इनऑर्गेनिक, ठीक ना, यानी कि ऑर्गेनिक बोले तो कार्बनिक रसायन, जहाँ कार्बन के शाखाओं का अध्ययन करते हैं, कार्बनिक चैनों का अध्ययन करते हैं। आगे भी जिक्र किए हैं, थ्योरी बताए हैं, आगे के बारे में एक्सप्लेन किए हैं हम, यानी कि कार्बनिक रसायन के बारे में। और इनऑर्गेनिक बोले तो अकार्बनिक रसायन। उसके बाद एक होता है हम लोग का भौतिक रसायन, जहाँ पे आप नियम, केमिस्ट्री के अंतर्गत आप नियम पढ़ते हैं। नियम जैसे हमारा डाल्टन का नियम हो गया, ये सब भौतिक रसायन में आएगा। नील बोर का नियम, थॉमसन का नियम, मोसले का नियम, अवोगाड्रो सर का नियम,
यानी कि जो भी नियम पढ़ रहे हैं आप, हेनरी सर का नियम जो भी है, बॉयल का नियम, चार्ल्स नियम, बहुत सारा नियम है केमिस्ट्री में। तो जो भी केमिस्ट्री के अंतर्गत नियम पढ़ेंगे वो कहाँ जाएगा, भौतिक रसायन में जाएगा, फिजिकल केमिस्ट्री जाएगा। और चौथा रसायन जो होता है एक जीव रसायन भी होता है। कई किसी तरह जीव रसायन क्या है, तो बायो तो हो जाएगा, तो नहीं 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 नहीं, बायोलॉजी अलग है, जीव रसायन अलग है। जीव रसायन में क्या पढ़िएगा आप, जैसे कुछ जो है केमिस्ट्री, जितना देखिए मेडिसिन जितना बना है ना, मेडिसिन सब केमिस्ट्री से रिलेटेड दवा बनता है। जो भी हम लोग का दवा बनता है, मेडिसिन बनता है, सब केमिस्ट्री से रिलेटेड बनता है। जैसे आप लोग खाना खाते हैं, उसमें मिलता है प्रोटीन, मिलता है विटामिन, मिलता है प्रोटीन मिल जाएगा, विटामिन मिल जाएगा। इसके अलावा वहाँ पे जैसे आपको ग्लूकोज मिल रहा है, फ्रक्टोज मिल रहा है, वहाँ वासा मिल जा रहा है। ये सारे के सारे हम लोग को ना जीव केमिस्ट्री, बायो केमिस्ट्री के अंतर्गत ही आता है। साग सब्जी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, वहाँ सब बायो केमिस्ट्री में ही आता है। तो यहाँ पे बायोकेमिस्ट्री हम लोग के टोटल 9th से लेकर के 12th तक 4 रसायन पढ़नी है। 9th से कहाँ तक, 12th, 9th to 12th, 9th क्लास से 12th तक 4 केमिस्ट्री, 4 ब्रांच पढ़नी है। बाकी के टोटल 8 ब्रांच में तो 9th to 12th आपको 4 ब्रांच हो जाएगा। बाकी आपको यानी कि 12th के बाद आपको 4 ब्रांच देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए हम लोग इसके 8 ब्रांच को एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पे देखिए, पहला ब्रांच जो होता है ना, कार्बनिक रसायन होता है। पहला ब्रांच क्या होता है, कार्बनिक रसायन होता है। पहला ब्रांच जो होता है इसका क्या होता है, कार्बनिक रसायन। और कार्बनिक रसायन हम किसे कहेंगे, देखिए जहाँ पे ना हम कार्बन के यौगिकों का, यानी कि कार्बन नहीं, हाइड्रोकार्बन यौगिकों का अध्ययन किया जाता है। कार्बन और हाइड्रोजन के यौगिकों का अध्ययन किया जाता है। जहाँ पे हाइड्रोकार्बन को अध्ययन किया जाता है, जहाँ पे हाइड्रोकार्बन का अध्ययन करते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कार्बनिक रसायन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे, हम लोग कार्बनिक रसायन बोलते हैं। जहाँ पे हम हाइड्रोकार्बन का अध्ययन करते हैं। कैसे, आपको देखिए एग्जाम्पल देके समझाते हैं। देखिए कार्बनिक रसायन के मतलब होता है, जैसे आप अल्केन की श्रृंखला का अध्ययन कर रहे हैं। अल्केन क्या है, अच्छा रुक जाइए एक सेकेंड। जैसे यहाँ पे बताते हैं, एक हो गया संतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त वाला जो होता है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड रहता है। क्या रहता है, सिंगल बॉन्ड। एक होता है असंतृप्त। असंतृप्त में डबल बॉन्ड आ जाएगा, एक आ जाएगा आपका ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड। एक आ जाएगा ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। क्या आएगा, ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। तो जब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड रहेगा तो संतृप्त हो जाएगा। कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आएगा तो असंतृप्त हो जाएगा। कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा तो ये भी आपका असंतृप्त होगा। तो जहाँ पे हम कार्बनिक यौगिक, जैसे संतृप्त वाला कार्बनिक यौगिक हो, सिंगल बॉन्ड वाला हो, असंतृप्त जैसे डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड वाला हो, असंतृप्त कार्बनिक यौगिक हो। जैसे संतृप्त में अल्केन पढ़ते हैं, अल्केन के अंदर मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। अब का हो जाएगा, फिर आपका डबल बॉन्ड के अंतर्गत आ जाएगा, जैसे आपका हो जाएगा एथीन, प्रोपिन, ब्यूटिन, पेंटिन, हेक्सिन। फिर ट्रिपल बॉन्ड में आयन लग जाएगा। क्या लग जाएगा, आयन। जैसे मेथाइन तो होता नहीं है, क्योंकि सिंगल कार्बन में तो हम लोग का ट्रिपल बॉन्ड बनेगा नहीं, बनेगा नहीं। तो हम लोग के यहाँ में एथाइन हो जाएगा, प्रोपाइन हो जाएगा, ब्यूटाइन हो जाएगा। ठीक है ना। ट्रिपल बॉन्ड के अंतर्गत क्या आ जाएगा, हम लोग को एथाइन आ जाएगा, प्रोपाइन आ जाएगा, ब्यूटाइन आ जाएगा, हेक्साइन आ जाएगा। आगे हम अभी जिक्र करेंगे सारे चीज़ फार्मूला का, सबका जिक्र करेंगे। ठीक है ना, सबको एक्सप्लेन करेंगे। खाली आपको ये बातें समझा रहे हैं कि कार्बनिक रसायन में किसका अध्ययन किया जाता है। कार्बनिक रसायन में केवल कार्बन यानी कि हाइड्रोकार्बन के यौगिकों का अध्ययन किया जाता है। हाइड्रोकार्बन के यौगिक यानी कि हाइड्रोकार्बन के यौगिकों का स्टडी किया जाता है। ठीक ना, हाइड्रोकार्बन के यौगिकों का। इसके अलावा जिसमें जैसे अल्केन हो गया, अल्कीन, अल्काइन, एल्कोहल, कीटोन, एस्टर, एमीन और कार्बोक्सिलिक अम्ल हो गया, बहुत चीज़ें हैं, उन सब का स्टडी किया जाता है। प्लस में कुछ बंद श्रृंखला का भी अध्ययन करते हैं, जैसे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एरोमेटिक जैसे बेंजीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बेंजीन। बेंजीन का सूत्र क्या होता है, C6H6। अभी आगे मिलेगा ये चीज़ें। तो जहाँ पे हम कार्बन के यौगिकों का अध्ययन करते हैं, कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन करते हैं, कार्बनिक कंपाउंडों का अध्ययन करते हैं, उसी को कहते हैं कार्बनिक रसायन कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्बनिक रसायन कहते हैं। उसके बाद अगला शाखा है अकार्बनिक रसायन। क्या हम लोग का अगला शाखा जो है हम लोग का अकार्बनिक रसायन है, जहाँ पे कार्बन के यौगिकों का अध्ययन नहीं किया जाता है। ठीक ना, जहाँ पे हम लोग कार्बनिक कंपाउंड यानी कि कार्बनिक कंपाउंड का अध्ययन नहीं करते। कार्बन के कंपाउंड को अध्ययन कर लेंगे, जैसे यहाँ पे देखिए, जहाँ पे हम कार्बनिक यौगिक का अध्ययन नहीं करते, जैसे H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल है, ये हम लोग का कार्बन यानी कि हाइड्रोकार्बन नहीं, यानी कि कार्बनिक कंपाउंड नहीं है हम लोग का। जैसे हम लोग का सल्फ्यूरिक अम्ल है, SO2 है, यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड है आपका, ये सब हम लोग के कार्बनिक यौगिक नहीं है, कार्बनिक यौगिक नहीं है। इसके अलावा जैसे और भी हम बात कर सकते हैं, जैसे हम लोग को नाइट्रस ऑक्साइड N2O, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गया। इसके अलावा और भी बात कर लेते हैं, जैसे यहाँ पे हम, ठीक है ना, और भी सारा मतलब बहुत सारे यौगिक हैं, बहुत सारा यौगिक है, बहुत सारा यहाँ पे यौगिक है। ठीक ना, जैसे यहाँ पे हम
हम बात करते हैं अकार्बनिक रसायन में बहुत सारे यौगिक हैं। जैसे यहाँ पे आप जैसे कोई अम्ल के बारे में बात करते हैं, जैसे H3PO3 फास्फोरिक अम्ल, H3PA3, यानी कि यहाँ पे कोई अम्ल ले लिए, ठीक है ना, फास्फोरस वाला अम्ल ले लिए। इसके अलावा हम जैसे दूसरा कोई ले लेते हैं, जैसे नाइट्रिक अम्ल लेते हैं HNO3। ये सब हम लोग कार्बनिक यौगिक नहीं है। और जहाँ पे हम अकार्बनिक पदार्थों का अध्ययन करेंगे, यानी कि देखिए यहाँ पे कार्बन है ना, यहाँ पे कार्बनिक यौगिक है, यहाँ पे क्या लिखा है अकार्बनिक, यानी कि जहाँ पे कार्बन के यौगिकों का, कार्बनिक कंपाउंडों का अध्ययन नहीं करते हैं, यानी कि जहाँ पे कार्बनिक यौगिक का अध्ययन नहीं करते हैं, उसे कहते हैं अकार्बनिक रसायन कहते हैं। एक बात और समझाते हैं, जैसे CO2 जो है ना, ये हम लोग के कार्बन का यौगिक है, तो लेकिन कार्बनिक यौगिक नहीं है। CO2 क्या है, हम लोग का कार्बन का यौगिक है, यानी कि इसमें देखिए CO2 कार्बन है, तो कहिएगा सर क्या ये कार्बनिक यौगिक है क्या? नहीं नहीं, यह कार्बन का यौगिक है। कार्बन का यौगिक ना अकार्बनिक रसायन में ही आता है। एक अम्ल होता है कार्बोनिक अम्ल H2CO3, तो ये में कार्बन है, तो क्या आपका बताइए कार्बनिक यौगिक है? नहीं नहीं नहीं, ये कार्बनिक यौगिक नहीं है, कार्बन का यौगिक है। कार्बनिक यौगिक में आपका हाइड्रोकार्बन आ जाएगा, जैसे अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, ये सब आएगा, एल्कोहल, कीटोन, एस्टर, एमीन आएगा। जबकि आपका ये कार्बोनिक अम्ल होता है, H2CO3 कार्बोनिक अम्ल होता है। CO2 जो है कार्बन के यौगिक है, जबकि कार्बनिक यौगिक CO2 नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पे भौतिक रसायन है। देखिए रसायन का एक वैसे शाखा होता है जहाँ पे नियमों का अध्ययन करते हैं, ठीक ना, जहाँ पे नियम का अध्ययन करते हैं। नियम बोले तो जैसे डाल्टन का नियम पढ़ते हैं आप लोग, डाल्टन का नियम पढ़ते हैं। डाल्टन के अलावा जैसे आप पढ़ते हैं, जैसे आप लोग जे थॉमसन सर का नियम, जे थॉमसन सर का नियम पढ़ते हैं, ठीक है। नील बोर का नियम पढ़ते हैं, डाल्टन का नियम, जे थॉमसन सर का नियम, नील बोर का नियम। इसके अलावा बहुत सारा नियम है आप लोग को, ठीक ना। बॉयल का नियम, बॉयल का नियम है। चार्ल्स का नियम है, चार्ल्स का नियम है। गैलुसाक का नियम है, ओगाड्रो सर का नियम है। तो जहाँ पे गैलुसाक का नियम, ओगाड्रो सर का नियम, बॉयल का नियम, चार्ल्स नियम, हेनरी नियम पढ़ते हैं, सब ये सारे के सारे। फेराडे पढ़ते हैं, फेराडे फिजिक्स में भी है, आप लोग को केमिस्ट्री के अंतर्गत भी है। तो जहाँ पे नियमों का अध्ययन किया जाता है, जहाँ पे नियम के बारे में, सिद्धांत के बारे में, यानी कि जहाँ नियम सिद्धांत को स्टडी करते हैं, यानी कि कोई गैसीय अणु का सिद्धांत है, गैस के गतिज ऊर्जा का सिद्धांत है, तो जहाँ पे हम सिद्धांतों को, नियम को अध्ययन करते हैं, उसे कहते हैं भौतिक रसायन कहते हैं। क्या कहते हैं? भौतिक रसायन कहते हैं। नेक्स्ट बात है जैसे बायोकेमिस्ट्री यहाँ पे, ठीक ना। नेक्स्ट हम लोग का बायोकेमिस्ट्री, जीव रसायन किसे कहते हैं, यानी कि लिविंग, यानी कि जीव, यानी कि समस्त प्राणी में। देखा, अगर यहाँ पे जीव का बात करें कि जीव क्या है, ऐसा बायोलॉजी यानी कि जो बायो का हम एपिसोड लेके आए थे, तो बायो वाला में जिक्र किए हैं कि मतलब जीव विज्ञान का है, लेकिन यहाँ पे जीव का मतलब क्या, यानी कि जिनमें रिस्पॉन्स सेट देने की प्रक्रिया होती है, यानी कि रिस्पॉन्स, जो उद्दीपन प्रक्रिया, यानी कि जीव किसे बोलेंगे? जीव के मतलब होता है कि जो उद्दीपन प्रतिक्रिया देते हैं, उद्दीपन, एक मतलब क्या होता है, जैसे आपको कोई मतलब स्पर्श करे तो आपको पता चल जाएगा कि नहीं हमको कोई स्पर्श कर रहा है। जैसे पेड़ पौधा में देखते हैं ना, पेड़ पौधा को छूते हैं तो उसको पता चलता है कि छू रहा है। एक छुई मुई का पौधा होता है, उसको छूने के बाद मुरझा जाता है, इसका मतलब है कि वो रिस्पॉन्स सेट दे रहा है। आपको कोई कांटा वाटा चुभ जाता है तो कैसे आपको लगता है कि नहीं 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 हमको चुभ गया, एकदम तुरंत रिस्पॉन्स सेट उसका देते हैं हम लोग, रिस्पॉन्स सेट देते हैं। कोई हम लोग को तेज बोल देता है, थोड़ा सा धीरे बोलता है, उसका भी रिस्पॉन्स सेट देते हैं कि नहीं वो तेज मेरे सामने बोल रहा है, धीरे बोल रहा है। कोई आपको डांट देता है, मम्मी पापा कोई भी डांट देता है, तो आप उसका ना थोड़ा सा अलग टाइप के चेहरे पे मतलब भाव आपको आ जाता है डांटने के बाद, तो आप रिस्पॉन्स सेट दे रहे हैं। यानी कि बताइए, लकड़ी अगर मान के चले कोई लकड़ी है, लकड़ी कोई रिस्पॉन्स सेट देगा नहीं, वो तो निर्जीव है हम लोग का। तो यहाँ पे जीव का मतलब होता है, अच्छा जीव तो समझ गए आप लोग कि जो रिस्पॉन्स सेट दे, जो प्रकृतिक में, ब्रह्मांड में रिस्पॉन्स सेट दे, उद्दीपन प्रतिक्रिया दे, उसे जीव बोलते हैं। लेकिन यहाँ जीव रसायन है, तो जीव से संबंधित, यानी कि जीव से संबंधित जो भी हम लोग अध्ययन करते हैं, यानी कि जीव से संबंधित हम लोग को क्या है, हम लोग जीवन के संबंधित में जैसे कार्बोहाइड्रेट के बारे में अध्ययन करते हैं, जो खाते हैं हम लोग, खाना क्या है हम लोग से संबंधित ही तो है खाना, यानी कि फूड सब्सटेंस के बारे में। फूड में भी बहुत तरह के फूड हो गया, जैसे कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट को तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, वहाँ से ग्लूकोज मिल जाएगा हम लोग के। कार्बोहाइड्रेट को तोड़ेंगे तो वहाँ से ग्लूकोज मिल जाएगा, फ्रक्टोज मिल जाएगा हम लोग को। प्लस में इसके अलावा और भी हम लोग अध्ययन करते हैं इसके बारे में। इसके अलावा जैसे मान के चलिए हम लोग, जैसे यहाँ पे हम बात करते हैं, जैसे माल्टोज के बारे में बात करते हैं, जो मिलेट से मिलते हैं, जो मोटा अनाज हम लोग खाते हैं, ठीक ना, माल्टोज वहाँ से प्राप्त हो जाता है। जैसे यहाँ पे हम जैसे गैलेक्टोज का बात करते हैं, जैसे दूध के बारे में जैसे लैक्टोज हो जाएगा, दूध के बारे में लैक्टोज, दूध के अंदर क्या होता है आपका लैक्टोज, क्या होता है लैक्टोज होता है, मिल्क में लैक्टोज होता है। आगे भी बात करेंगे इसमें, ठीक ना, लैक्टोज के बारे में आगे हम जिक्र करेंगे। यानी कि जीव से संबंधित पदार्थों का अध्ययन करना, जैसे आप प्रोटीन के बारे में, विटामिन के बारे में, फैट के बारे में, वसा के बारे में, ये सब के बारे में जो स्टडी करते हैं, ये सारे के सारे प्रोटीन, विटामिन, फैट, वसा, ये सब के सब जीव रसायन से संबंधित हैं। यानी कि जीव से संबंधित
जीव से संबंधित जो भी रसायन आते हैं, यानी कि आपका प्रोटीन, विटामिन, आपका कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज, इसके अलावा आपका एमिनो एसिड जो प्रोटीन बनाता है हम लोग के अंदर, वो सारे सब जीव से संबंधित है। उसे हम सारे के सारे को बायोकेमिस्ट्री के अंतर्गत रखते हैं। किस में रखते हैं? बायोकेमिस्ट्री में रखा जाता है। इसके बाद यहाँ पे औद्योगिक रसायन है। देखिए, औद्योगिक बोले थे इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में है कि जो उद्योग धंधा से निर्मित होने वाले पदार्थ होते हैं, उद्योग धंधा से निर्मित होने वाले पदार्थ में जैसे प्लास्टिक है, नाइलॉन है, रबर है, ट्यूब है, टायर है, इसके अलावा जो है कपड़ा हो गया, क्लॉथ हो गया, सब तो उद्योग धंधा से निर्मित होते हैं। आपके अंदर जैसे मान के चलिए बहुत सारे उद्योगों से निर्मित होने वाले बहुत सारे पदार्थ है। प्लास्टिक बर्तन भी आता है वो प्लास्टिक वाला। तो उद्योग से बनने वाला जो भी सब्सटेंस होते हैं उनके बारे में स्टडी करना क्या कहलाता है? औद्योगिक रसायन कहलाता है। क्या कहलाता है? इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री कहलाता है। यानी कि उद्योगों से, इंडस्ट्री से बनने वाले जो भी पदार्थ होंगे, जो भी मैटर होंगे, उन मैटर के बारे में स्टडी करना कहलाता है औद्योगिक रसायन कहलाता है। आपको ना 9th से लेकर के 12th तक यह केवल 4 रसायन पढ़नी है: कार्बनिक, अकार्बनिक, भौतिक और जीव रसायन। बाकी औद्योगिक रसायन 12th के बाद मिलेगी। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं रसायन के अगला शाखा जो होता है एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, जहाँ पे कृषि से संबंधित पदार्थों का स्टडी करते हैं। कृषि से देखिए अगर बात करें तो एग्रीकल्चर से संबंधित कौन सा पदार्थ है? एग्रीकल्चर से संबंधित अगर पदार्थ की बात करें तो एग्रीकल्चर से संबंधित अगर हम पदार्थ की बात करें तो इसमें जैसे यूरिया ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? यूरिया। यूरिया क्या है? कृषि से संबंधित पदार्थ है। सूत्र क्या होता है यूरिया का? NH2CO होता है। CO NH2, ठीक ना? NH2CO NH2। फिर से लिखते हैं यहाँ पे, यूरिया का जो सूत्र होता है NH2CO NH2, ठीक है ना? ये यूरिया का सूत्र होता है। और सबसे पहले प्रयोगशाला में यूरिया ही बना था, 1960 में बना था। कब? 1960 में। क्या बनाया था? बोहलर। कौन बनाते हैं? वोहलर ना, बोहलर। सबसे पहले बोहलर ने 1960 में यूरिया निर्माण किए थे। यानी कि पहला कृत्रिम पदार्थ जो हम लोग के बनने वाला प्रयोगशाला में है यूरिया ही है। क्या है? यूरिया है। तो कृषि से संबंधित जो भी पदार्थ है, जैसे यूरिया हो गया, कृषि से संबंधित पदार्थ क्या हो गया? यूरिया। प्लस में जो कीटनाशक का छिड़काव करते हैं DDT, ठीक है ना? DDT क्या होता है? DDT, ठीक है ना? DDT हो गया। एक कैपिटल अक्षर में लिखते हैं यहाँ पे DDT, ठीक है ना? कीटनाशक है DDT। कोई कंपोस्ट खाद के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, कोई कंपोस्ट खाद के बारे में, वो सारे कृषि से संबंधित हैं। हाँ, ठीक है ना? यूरिया है, DDT है, कंपोस्ट खाद है, उर्वरक, कोई भी उर्वरक ले लेते हैं। NPK एक आता है, NPK बहुत सारा है, ठीक है ना? NPK बहुत सारा आता है, उर्वरक आता है। उनके बारे में स्टडी करना कहलाता है कृषि रसायन कहलाता है। क्या कहलाता है? कृषि रसायन। इसके बाद है औषधि। औषधि का मतलब होता है मेडिसिन केमिस्ट्री। इस इंग्लिश में बोलते हैं मेडिसिन केमिस्ट्री। यहाँ पे औषधि पदार्थों का अध्ययन करेंगे। जैसे आपको बुखार लग रहा है तो बुखार के लिए क्या करेंगे? पैरासीटामोल दे देंगे। वहाँ पे कुछ दर्द बुखार दोनों है, सुमो दे देते हैं। सुमो तो ऐसे दर्द में काम आता है, वहाँ पे, ठीक है ना? बुखार के लिए क्या होता है? पैरासीटामोल ले लेते हैं। क्या लेते हैं? पैरासीटामोल ले लेते हैं। वहाँ पर ज़्यादातर दर्द के लिए, स्पेशल दर्द के लिए कौन सा लेंगे? एनाल्जेसिक जो होता है दर्द में आता है। कैंसर के लिए वहाँ पे होता है सिस्प्लेटिन ना कैंसर के इलाज में यूज किया जाता है। सिस्प्लेटिन को, ठीक है ना? कैंसर के इलाज में यूज किया जाता है सिस्प्लेटिन को, ठीक है। टैक्सोल भी होता है कैंसर में। तो जहाँ पे औषधि संबंधित पदार्थों का अध्ययन किया जाता है उसी को कहते हैं हम लोग औषधि रसायन कहते हैं। औषधि रसायन में औषधि मेडिसिन से संबंधित पदार्थों का स्टडी किया जाता है। यानी कि बुखार के लिए दवा, दर्द के लिए दवा आपका हो गया, यानी कि कोई कैंसर के लिए दवा हो गया, ठीक है ना? आपको भाई साहब कोरोना के लिए दवा मिल रहा है वहाँ पे, यानी कि किसी प्रकार के अनेक प्रकार की बीमारियों से लड़ने वाले जो मेडिसिन बन रहा है उन मेडिसिन के बारे में स्टडी करना कहलाता है औषधि रसायन कहलाता है। हम लोग के रसायन का लास्ट ब्रांच होता है, यानी कि लास्ट ब्रांच है विश्लेषण रसायन। विश्लेषण रसायन क्या होता है? विश्लेषण का मतलब होता है कि देखिए आप जितना भी रसायन के अंतर्गत हम लोग शाखा है, विश्लेषण में उसको बांटना होता है कि भाई उसको बांटिए कि कौन सा रसायन किस भाग में है। अगर देख लेंगे कि नहीं हमारे पास H2SO4 है तो ये देख लेंगे ये तो हमारा अकार्बनिक रसायन में आएगा। देखेंगे कि भैया हमारे पास मेथेन है, ये तो कार्बनिक रसायन में आएगा हमको। जैसे कोई नियम आ गया, डाल्टन का नियम, डाल लेंगे भौतिक रसायन में आएगा। ग्लूकोज है तो भैया हमारा आएगा जीव रसायन में आएगा। DDT के बारे में पढ़ रहे हैं तो कृषि रसायन में आ जाएगा यहाँ पे। और कोई मेडिसिन के बारे में पढ़ रहे हैं औषधि रसायन में आ जाएगा। मेडिसिन हम लोग के बायोकेमिस्ट्री में ही पढ़ना है, औषधि रसायन के बारे में ही पढ़ना है, ठीक ना? तो यहाँ पे विश्लेषण का मतलब होता है कि पदार्थों को गुण के आधार पे उनको अलग अलग ब्रांचों में बांट देना कि कौन सा पदार्थ किस रसायन के कौन से शाखा में होगा।
तो विश्लेषण का मतलब होता है उनके गुण के आधार पर उसे अलग अलग डिवाइड कर देना, उसी को कहते हैं विश्लेषण, रसायन कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा टोटल रसायन का 8 शाखा था। और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चेक करते हैं आगे की क्लास में। यहाँ पे अगला हम लोग का भी है, ठीक ना, अभी और है हम लोग के पास। तो यहाँ पे हम लोग का यहाँ पे है पदार्थ क्या होता है। देखिए आपको सिंपल लाइन में समझाते हैं पदार्थ के बारे में, लाइफ में कभी मत भूलिएगा। जो हम लोग के पदार्थ दुनिया में उसी को बोलेंगे जिसके पास ना मास होगा, द्रव्यमान होगा। बताइए दुनिया में ऐसा कौन सा चीज है जिसके पास अपना द्रव्यमान नहीं है। दुनिया में हर चीज के पास अपना मास है। हमारा अपना मास है, आप लोग का अपना द्रव्यमान है। बताइए छोटा सा इंसेक्ट होगा ना जी, छोटा सा क्या होगा, इंसेक्ट होगा, कीट भी होगा। तो उस इंसेक्ट का यानी कि छोटा सा जो कीट का बात करें, कीट होता है ना, कीटें, तो उन कीट का भी अपना द्रव्यमान होगा। चाहे आप दुनिया में बताइए कैसे कौन सा ऐसा वस्तु है जिसका अपना द्रव्यमान नहीं है। पेड़ पौधा ले लेते हैं, भेड़ बकरी ले लेते हैं, वहाँ पे कोई पशु, हम ना पशु का बात कर रहे हैं, कोई जीव जंतु का बात कर रहे हैं। हर जीव जंतु का मास है, यानी कि जितना स्तनधारी है, रेंग के चलने वाले जो रेप्टाइल है, उनका भी अपना क्या है, द्रव्यमान होता है। जो रेंग के चलते हैं रेप्टाइल होते हैं, उनका भी अपना द्रव्यमान होता है। यानी कि दुनिया में हर वस्तु के पास क्या है, मास है। यानी कि पहला चीज है, कहे कि सर हवा हो गया, तो हवा के पास तो मास होता है जी, हवा का अपना द्रव्यमान होगा। चाहे एक और बातें समझाते हैं आप लोग के, जैसे पदार्थ में पहला बात बताया कि जिसके पास क्या हो, मास हो। दूसरा बात क्या है, दूसरा बात है कि जिसे हम लोग फील कर ले, क्या कर ले, अनुभव कर ले, जिससे हमें अनुभव करने का क्षमता हो। जैसे हवा को अनुभव कर लेंगे कि नहीं हवा चल रहा है, बह रहा है, जो भी है, ठीक है ना। तो यहाँ पदार्थ जो हो गया, पदार्थ उसे कहते हैं जिनके पास क्या हो, अपना मास हो, द्रव्यमान होता है, प्लस में उसे अनुभव किया जा सके। तो दुनिया के हर वस्तु के पास में क्या होता है, मास होता है, प्लस में या तो उसे अनुभव कर सकते हैं। जैसे हवा हो गया, अनुभव कर लेते हैं। चाहे कोई स्मेल हो गया, कोई गंध आ रहा है, तो कोई बताइए गंध क्या है, गंध के बारे में अनुभव कर लेते हैं। देखिए पदार्थ के बारे में हम बात कर रहे थे, तो पदार्थ जो हो गया पहला लाइन कि जिनके पास मास है, अब प्लस में दूसरा लाइन जिसे हम लोग फीलिंग कर सके, कर सके, फीलिंग कर सके, अनुभव कर सके। मास दुनिया में बताइए कौन सा ऐसा चीज है जिसके पास मास नहीं है, सबके पास मास है। यानी कि दुनिया में हर वस्तु के पास में क्या है, मास है। अब प्लस में जिसके पास हम यानी कि जिसे अनुभव कर सकें, जैसे एयर हो गया, हवा, एयर का बात करें, हवा को अनुभव कर लेते हैं। इसके अलावा कोई स्मेल होता है, क्या होता है, कोई स्मेल होता है, कोई गंध होता है, उसे हम लोग अनुभव कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, अनुभव कर लेते हैं। तो हम लोग को क्या है सर, मैटर है, क्या है, मैटर है। तो जब भी आपसे कोई मैटर पूछे कि पदार्थ क्या होता है, तो आपको बस दो ही बात लिखना है मैटर में। पहला लाइन लिखना है कि मैटर के अंतर्गत, मैटर में आपको दो ही बातें लिखना है। मैटर में पहला बातें लिखना है कि जिनके पास क्या हो, मास हो, द्रव्यमान हो। दूसरा बातें लिखना है कि जिससे अनुभव किया जा सके, जिससे फीलिंग किया जा सके, अनुभव किया जा सके, उसे क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। तो जो हम लोग के पदार्थ है, मैटर है, जो हम लोग के पदार्थ है सर, मैटर जो है, पदार्थ आखिर है क्या, मैटर क्या है। तो जिन दुनिया में वैसा वस्तु, वैसा बॉडीज, क्या है, वैसा वस्तु, दुनिया में वैसा वस्तु जिसके पास क्या हो, मास हो, जिसके पास मास हो और जिसे फीलिंग किया जा सके, जिसे फीलिंग किया जा सके, उसे क्या कहते हैं हम लोग, मैटर कहते हैं। क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। समझ आया बात आप लोगों को। मैटर उसे कहा जाता है जिसके पास में मास होता है और जिसे फीलिंग किया जा सके। बताइए हमारा अपना मास है, आपका अपना मास है, हर वस्तु के पास अपना क्या होता है, मास होता है। जैसे कोई गंध आता है, कोई स्मेल के बारे में हम लोग फील कर लेते हैं कि नहीं यह हम लोग को किस स्प्रे का स्मेल है। तो कोई स्मेल है, कोई गंध आ रहा है, तो वो भी हम लोग को क्या है, मैटर है, हवा है, तो उसको हम लोग फीलिंग कर लेते हैं, हवा को। एक बात और, क्या मैटर नहीं है, किसे हम लोग फीलिंग नहीं कर पाएंगे। जैसे लव है, प्यार को हम लोग फीलिंग कर पाएंगे, नहीं कर पाते हैं। यानी कि मम्मी पापा का प्यार है, दोस्त का प्यार, भाई का प्यार, बहन का प्यार, यानी कि हम लोग इसे ना हम लोग नहीं अनुभव कर पाएंगे। प्यार हो गया जिसे हम लोग स्नेह भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्नेह बोलते हैं। यानी कि प्यार जिसे हम लोग अनुभव नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा मैटर में जैसे घृणा हो गया, क्या होता है, घृणा, यानी कि घृणा को भी हम लोग अनुभव नहीं कर पाएंगे। घृणा, नफरत हो गया, अनुभव नहीं कर पाएंगे। ये सब क्या है, इस सर एक शब्द है, जो हम लोग का स्नेह है, प्यार है, एक शब्द है। घृणा एक शब्द है। कोई शब्द पदार्थ कैसे हो सकता है, कोई शब्द पदार्थ होगा, बताइए, ये शब्द है। एनसीईआरटी में जिक्र किया था तो थोड़ा बता दिए यहाँ पे, घृणा, प्यार ये सब पदार्थ नहीं है। तब पदार्थ आप लोग समझ गए होंगे, ठीक ना, कि पदार्थ क्या हो, जिसके पास मास होता है और जिसे फीलिंग किया जा सके, जिसके पास मास है और जिसे फीलिंग किया जा सके, उसे क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं।
पदार्थों का देखिए वर्गीकरण है, इसे दो भागों में वर्गीकरण किया गया है, एक फिजिकल आधार पे, एक केमिकल आधार पे, ठीक ना। पहले फिजिकल आधार इसको हम बताते हैं, फिजिकल आधार को समझाते हैं। यानी कि एक भौतिक वर्गीकरण है, एक रासायनिक वर्गीकरण है। पदार्थों के जो वर्गीकरण है, एक भौतिक, एक क्या होता है, रासायनिक। पहले इसके भौतिक भाग को समझाते हैं। देखिए भौतिक वर्गीकरण क्या होता है। भौतिक वर्गीकरण हो गया, एक भौतिक परिवर्तन भी है, आगे जाके जिक्र करेंगे, आगे के जो एपिसोड होगा उसमें हम भौतिक परिवर्तन का बात करेंगे। यहाँ पे हम भौतिक वर्गीकरण बताते हैं। जब पदार्थों को ठोस के आधार पर बांटा जाता है, जब द्रव के आधार पर बांटा जाता है, जब गैस के आधार पर पदार्थों को बांटा जाता है, ठीक ना। चौथा अवस्था क्या होता है, प्लाज्मा हो गया। पांचवा क्या होगा, बीईसी, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। तो ये सब पदार्थों के ना भौतिक वर्गीकरण है, जब पदार्थों को ठोस के आधार पे, द्रव के आधार पे, गैस के आधार पे, प्लाज्मा अवस्था के आधार पे, और बीईसी पदार्थ के जो पांचवा अवस्था बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट होता है, तो उनको पदार्थों का भौतिक वर्गीकरण में रखा गया है। तब पदार्थ के भौतिक वर्गीकरण भौतिक गुण के आधार पे, यानी कि पदार्थों को भौतिक गुण के आधार पे बंटना। जैसे हम लोग ठोस, ये भौतिक गुण के अंतर्गत आते हैं। द्रव, ठोस, द्रव, गैस, यानी कि हो गया सॉलिड, हो गया लिक्विड, हो गया गैस, हो गया यानी कि चौथा प्लाज्मा अवस्था, पांचवा हो गया बीईसी बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। ये सब भौतिक गुण के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा पदार्थों के हम लोग के भौतिक गुण में जैसे विलयता, अभी बात कर रहे थे हम लोग विलयता के बारे में, घनत्व के बारे में, एमपीबीपी के बारे में, यानी कि गलनांक क्वथनांक के बारे में। ये सारे के सारे जो होते हैं ये भौतिक वर्गीकरण में आते हैं। किस में आते हैं, भौतिक वर्गीकरण में आते हैं। रासायनिक वर्गीकरण में, रासायनिक वर्गीकरण में रखा गया है, तत्वों को रखा गया है, ठीक ना। तत्वों को रखा गया रासायनिक वर्गीकरण में, धातु को रखा गया है रासायनिक वर्गीकरण में, यौगिक को रखा गया है रासायनिक वर्गीकरण में, समांगी विषमांगी यानी कि मिश्रण, जो हम लोग का मिश्रण है, जो इसका दो टाइप है, एक समांगी होता है, एक क्या होता है, विषमांगी होता है। आगे जिक्र करेंगे एक बारे में हम लोग। समांगी विषमांगी में ये हम लोग का क्या होता है, आपका रासायनिक वर्गीकरण में रखा गया है। तो पदार्थों का जो वर्गीकरण है, इसका दो टाइप में वर्गीकरण है, एक तो हम लोग का फिजिकल है, भौतिक है, एक हम लोग का केमिकल है, रासायनिक है। तो आगे हम चलते हैं, ठीक ना। देखिए पदार्थों के जो पहला वर्गीकरण, जो भौतिक वर्गीकरण है, पहला सॉलिड है, एक होता है सॉलिड स्टेट होता है, ठीक ना। दोनों बातें बताते हैं कि ठोस क्या होता है और सॉलिड स्टेट, ठोस अवस्था किसे कहते हैं। इसका हिंदी हो गया ठोस अवस्था, सॉलिड स्टेट का हिंदी क्या होता है, ठोस अवस्था। ठोस अवस्था किसे कहते हैं, पहले देखिए ठोस के बारे में बात करते हैं। ठोस उसे कहा जाता है, दुनिया के वैसे पदार्थों को ठोस कहते हैं जिनका, बताइए, जिनका शेप और वॉल्यूम दोनों के दोनों क्या होते हैं, दोनों के दोनों निश्चित होते हैं, डिफिनिट होते हैं। क्या होते हैं सर, डिफिनिट। डिफिनिट बोले तो निश्चित, क्या होते हैं, निश्चित। यानी कि ठोस उसे कहा जाता है जिसका आकार, आयतन दोनों के दोनों क्या होते हैं, फिक्स होता है, निश्चित होता है। तो उसे क्या बोलते हैं, सॉलिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, सॉलिड बोलते हैं। वैसे पदार्थों को ठोस कहा जाता है जिनका शेप और वॉल्यूम, जिनका आकार और आयतन दोनों के दोनों क्या होते हैं, निश्चित होते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, ठोस कहते हैं। क्या कहते हैं, ठोस कहते हैं। जिनका आकार और आयतन जो होते हैं क्या होते हैं बाबू, निश्चित होता है, उसे ठोस बोलते हैं, ठीक है। सॉलिड उसे कहा जाता है जिनका आकार, जिनका आकार प्लस में जिनका आयतन, जिनका आयतन क्या होता है, एकदम निश्चित होता है। क्या होता है, डिफिनिट होता है। क्या होता है, डिफिनिट, डिफिनिट होता है, उसी को क्या कहते हैं हम लोग, सॉलिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सॉलिड बोलते हैं। यानी कि जिनका आकार हो गया, आयतन हो गया, वो निश्चित होता है, डिफिनिट होता है, उसी को क्या कहते हैं हम लोग, सॉलिड बोलते हैं। क्या कहते हैं, सॉलिड बोलते हैं। आप बताइए, आप बताइए कुछ ऐसा ठोस पदार्थ लेते हैं, आप बताइएगा यहाँ पे। जैसे मान के चलिए आपके मतलब जैसे घर की ईंट बना है, तो एक घर का जो ईंट है, अगर इसमें हम लोग कुछ परिवर्तन ना करें तो इसका आकार फिक्स रहेगा, आयतन भी फिक्स रहेगा। आयतन क्या होता है, कोई वस्तु जितना स्थान घेरे, यानी कि इतना स्थान घेर रहा है तो उतना आयतन है। जैसे अब कोई खेत का क्यारी है, तो क्यारी के जैसे ये हम उसका आरी बना दिए, आरी को गोले गोले इस तरह से आप चल रही है, एक बार उसको ना आरी के गोले गोले से मतलब चले जाइए, वो क्या है, आयतन है। क्या है, आयतन है। जो बीच वाला एरिया है वो सब क्या है, क्षेत्रफल है। क्या है, क्षेत्रफल है। तो ठोस का जो आयतन हो गया फिक्स रहता है, प्लस में इसका जो शेप होता है कि कैसा शेप में है, यानी कि आपका स्क्वायर शेप में है, कि आपका त्रिकोणीय शेप में है, कि रैखिक शेप में है, उस फिक्स रहता है। क्या रहता है, फिक्स रहता है। इसके बाद यहाँ पर देखिए सॉलिड स्टेट के बारे में बात करते हैं, ठोस अवस्था। देखिए यहाँ पे सॉलिड स्टेट क्या होता है, ठोस अवस्था क्या होता है, देखिए इसमें समझाते हैं आप लोग, कदम अच्छा से समझिए बातें। ठोस अलग चीज़ है, लेकिन ठोस अवस्था अलग चीज़ है। दुनिया में किस पदार्थों को, ठोस अवस्था का मतलब होता है कि किस पदार्थों को हम ठोस में रखेंगे, ठीक ना। जैसे मान के चलिए यहाँ पे बात करते हैं, जैसे यहाँ पे हम सिल्वर ले लिए, चांदी हम लोग का ठोस है, चाहे गोल्ड ले लिए, सोना ले लिए, ठोस है।
तो ये ठोस में क्यों आखिर इसको ठोस में रखेंगे, ठोस में रखने का क्या कारण है, ठोस में रखें, ठीक है ना, ठोस में क्यों रखा जाता है, यानी कि कैसे पदार्थों को हम ठोस में रखेंगे, ठीक है ना, किस पदार्थों को रखेंगे ठोस में, ठीक है ना, ये बातें बताना है। सॉलिड स्टेट में होता है। देखिए हम लोग के ऊपर ना वायुमंडल, हम लोग अभी कहाँ है, वायुमंडल में है ना, आप लोग वायुमंडल के अंतर्गत रूम में है, चाहे मतलब रूम तो भाई वायुमंडल के अंदर ही तो है। तो हम लोग के ऊपर जो वायुमंडल अपना दाब लगाता है, कितना लगाता है, 10 के पावर 5 पास्कल हम लोग के ऊपर दाब लगाता है। दाब का मात्रक होता है पास्कल भी होता है, बार भी होता है, ठीक है ना, दाब का मात्रक बार भी होता है, क्या होता है, बार भी है हर बार। तो यहाँ पे वायुमंडल का जो हम लोग का दाब है 10 के पावर 5 पास्कल, यानी कि इतना दाब लगाता है। इस सामान्य दाब है, यह नहीं है कि जब मान लो कोई तूफान आ गया उस टाइम के दाब नहीं है, यह नॉर्मल प्रेशर है वायुमंडल का 10 के पावर 5 पास्कल। इतना दाब मतलब दुनिया के हर प्राणी पर, हर वस्तु पे दाब इतना वायुमंडल आरोपित करता है, ठीक ना, आरोपित करता है। तो मान लो कोई ठोस पदार्थ है वायुमंडल में है, तो वायुमंडल में है तो 10 के पावर 5 पास्कल उस पर दाब लग रहा है। जैसे मान के लोहा का कोई पाइप है, यहाँ पे इस तरह से वो पाइप ले लिए, ठीक है ना, तो ये पाइप पे वायुमंडल क्या कर रहा है, अपना दाब लगा रहा है, क्या कर रहा है, दाब आरोपित कर रहा है, दाब आरोपित कर रहा है, ठीक है ना, दाब आरोपित यहाँ पे वायुमंडल कर रहा है। यहाँ पे हमको सॉलिड स्टेट समझा रहे हैं आप लोग को। अच्छा एक बात और है, ठीक है, 10 के पावर 5 पास्कल तक ठीक है, दाब लग रहे हैं यहाँ पे। हम लोग के कमरे का ना ताप होता है, कोई रूम का रूम टेम्परेचर भी होता है, कितना होता है, तो अप्रोक्सीमेटली होता है 27 डिग्री सेल्सियस होता है। एक कमरे का ताप अप्रोक्सीमेटली लगभग होता है, लगभग 27 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है, 27 डिग्री सेल्सियस होता है। तो जब हमारा कोई वस्तु, कोई पदार्थ है, यानी कि 10 के पावर 5 पास्कल पर, यानी कि वायुमंडलीय दाब पर 27 डिग्री सेल्सियस ताप से अधिक ताप, ठीक है ना, एकरा से अधिक ताप पर, अधिक ताप बोले तो 28, 29, 30, 40, 50, 60, 70, 100, यानी कि 27 डिग्री सेल्सियस ताप से अधिक ताप पर कोई पदार्थ जो है गल रहा है, उसका मेल्ट कर रहा है, क्या कर रहा है, मेल्ट, मेल्ट मैंने क्या होता है, गलना, यानी कि मेल्ट कर रहा है, गल जा रहा है, तो उसे बोलेंगे कि वो सॉलिड स्टेट में है। क्या में है, सॉलिड स्टेट में है। बात समझे आप लोग। देखिए हम क्या कह रहे हैं, हम कहना चाह रहे हैं कि सॉलिड स्टेट में अगर कोई पदार्थ 10 के पावर 5 पास्कल, ये क्या है, वायुमंडलीय दाब है, 10 के पावर 5 पास्कल 27 डिग्री सेल्सियस ताप पर, ठीक ना, जब कोई पदार्थ 10 के पावर 5 पास्कल पर, यानी कि वायुमंडलीय दाब पर, वायुमंडलीय दाब पर 27 डिग्री, ठीक है, कितना, 27 डिग्री, 10 के पावर 5 पास्कल पर, 10 के पावर 5 पास्कल पर 27 डिग्री सेल्सियस ताप से अधिक ताप पर क्या कर रहा है, मेल्ट कर रहा है, मेल्ट मैंने गल रहा है, गल रहा है, 27 से ज्यादा टेम्परेचर पर वो गल जा रहा है, ज्यादा पे गल रहा है, तो वो हम लोग के क्या है, सॉलिड स्टेट में है। क्या है, सॉलिड स्टेट में, ठोस अवस्था में, क्या है, ठोस अवस्था में। अगर वो पदार्थ मतलब कोई ऐसा पदार्थ है, अगर वो 27 ले कमे पे गल जाए, मतलब 26 पे गल जाए, 25 पे, 20 डिग्री पे गल जाए, तो उसे सॉलिड स्टेट में नहीं रखेंगे। आपके मन में चलेगा कि सर बताइए किस पदार्थों को सॉलिड स्टेट में रखेंगे, किसको नहीं रखेंगे। देखिए जो पदार्थ है कठोर होता है, जैसे मान के चलिए सिल्वर ले लेते हैं, कठोर है, एल्युमिनियम है आपका, डायमंड हो गया, हीरा ले लेते हैं, डायमंड है, ठीक है ना, डायमंड के अलावा जो प्लेटेनियम है आपका, प्लेटेनियम पीटी का होता है, पीटी प्लस में, ये सारे के सारे कठोर पदार्थों को ना सॉलिड स्टेट में रखा जाता है। आयरन लोहा हो गया, निकेल हो गया आपका, कोबाल्ट हो गया, सारे के सारे कठोर पदार्थ हैं, सॉलिड स्टेट में रखेंगे, क्योंकि सारे के सारे का जो गलनांक होगा 27 डिग्री सेल्सियस से क्या होगा, ज़्यादा होगा, 27 डिग्री सेल्सियस ताप से क्या होगा, ज़्यादा, 27 डिग्री सेल्सियस ताप से क्या होगा, ज़्यादा होगा, क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो जिन पदार्थों का गलने का क्षमता 27 डिग्री सेल्सियस ताप से क्या हो, ज़्यादा, उसे क्या बोलेंगे, सॉलिड में रखेंगे। तो किनको सॉलिड में नहीं रखेंगे, कौन सा पदार्थ जो है 27 ले कम ताप पर गल जाएगा, तो जो मुलायम पदार्थ है, जैसे रबर, रबर हो गया, ठीक है ना, रबर हो गया, ये कम ताप पर गलेगा। कहीं कि सर रबर तो ठोस ही होता है, ठोस है रबर, लेकिन यह सयूडो ठोस है, इसे झूठा ठोस कहते हैं, इसे सयूडो ठोस के नाम से जानते हैं, यह इसे अतिशीतलन द्रव के नाम से जानते हैं। आगे भी जिक्र किए हैं कि रबर हमारा ठोस मतलब है, तो कौन सा ठोस है, ठीक ना, यह 27 ले कम ताप पर गल जाएगा। रबर है, प्लास्टिक है, प्लास्टिक है आपका, नाइलॉन हो गया आपका, ट्यूब हो गया, टायर हो गया, ये सब कम ताप पर गल जाएगा, जो मुलायम पदार्थ है। तो जो भी मुलायम पदार्थ है, उन मुलायम पदार्थों को जिनका गलने का क्षमता 27 ले कम होगा, यानी कि आपका रबर है, प्लास्टिक है, रबर 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 प्लास्टिक, नाइलॉन, नाइलॉन हो गया, ट्यूब टायर हो गया, ट्यूब टायर हो गया, इसके अलावा और भी। अच्छा एक और बात है भी, लेड, कांच जो होता है, कांच के जो हम लोग के गलनांक होता है, यानी कि 27 से कम होता है। कांच हम लोग का ना, हम लोग के झूठा सयूडो ठोस में आता है, झूठा ठोस में आता है, याद रखिएगा। शीशा जो हो है हम लोग का सयूडो ठोस में आता है, भी एक क्वेश्चन है,
शीशा किस प्रकार के ठोस में आता है? सयूडो, झूठा ठोस में आता है। किस में आता है? शीशा हम लोग का झूठा ठोस है, ओरिजिनल ठोस शीशा हम लोग का नहीं है। चीनी बताइए, चीनी, चीनी हम लोग का ना एक कठोर ठोस में आएगा। चीनी है, ग्लूकोज पाउडर होता है आपका, तो ये सब हम लोग का वास्तविक ठोस में आता है। किस में आता है? वास्तविक ठोस में। कठोर है आपका, क्या है? कठोर है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे समझाते हैं, आप लोग को जिक्र करते हैं। देखिए, टाइप ऑफ सॉलिड, ठोस के प्रकार होता है। ठोस हम लोग का एक होता है क्रिस्टलीय ठोस होता है, एक होता है अक्रिस्टलीय ठोस होता है। एक होता है क्रिस्टलीय, एक होता है अक्रिस्टलीय। ठीक है ना, ठोस दो प्रकार के हैं, एक क्रिस्टलीय एक अक्रिस्टलीय। आगे भी जिक्र करेंगे क्रिस्टलीय क्या है, अक्रिस्टलीय क्या है। देखिए यहाँ पे क्रिस्टलीय ठोस के बारे में बताएं। क्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं? देखिए, क्रिस्टलीय ठोस उसे बोला जाता है, क्रिस्टलीय ठोस, इनके घटक, घटक बोले तो अभी पीछे बता रहे हैं कि घटक का मतलब होता है कि कोई पदार्थ किससे बना है, एटम से बना है कि मोलिक्यूल से बना है कि आयन से बना है, वही क्या होता है? घटक होता है। यदि एटम से बना है कि मोलिक्यूल से बना है कि आयन से बना है, वही क्या होता है? घटक होता है। तो क्रिस्टलीय ठोस होता है कि मान के चलिए आपके पास एक ईंट का कण है, चाहे मान के चलिए, छोड़िए नहीं, ईंट की कण हटाइए, यहाँ पे हम यहाँ पे ले लेते हैं, जैसे हम सिल्वर ले लेते हैं, चांदी ले लेते हैं। चांदी के आपके पास प्लेट है, और चांदी में हम जैसे चांदी का आभूषण बना रहे हैं, तो चांदी के साथ कुछ हम दूसरा कोई और अन्य तत्व मिला दिए, ठीक ना। या तो चलिए हम सिंपल एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे NaCl का, नमक का लेते हैं NaCl। जैसे यहाँ पे सोडियम है, एक बाद यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ सोडियम है, फिर एक बाद क्लोरीन है, फिर यहाँ पे सोडियम लेते हैं, फिर यहाँ क्लोरीन लेते हैं, फिर यहाँ पे सोडियम लेते हैं, फिर यहाँ क्लोरीन लेते हैं, सबको आपस में इस तरह से जोड़ देते हैं। जोड़ के ऊपर नीचे सगरी पूरा आप जोड़ कर और भी बड़ा कर सकते हैं, चारों तरफ जोड़ लेंगे। सोडियम क्लोरीन, सोडियम क्लोरीन, सोडियम क्लोरीन, इस तरह से सोडियम क्लोरीन को जोड़ करके वो क्रिस्टल तैयार कर दिए। यहाँ पे ना क्रिस्टल तैयार कर दिए। जब हम लोग का क्रिस्टल नियमित संरचना में हो, नियमित कैसे होगा? जैसे एगो प्लस है तो एगो माइनस है, एगो प्लस है तो एगो माइनस है, एगो प्लस तो एक माइनस, एक प्लस तो एक माइनस। जब कोई क्रिस्टल का संरचना, क्रिस्टल क्या होता है? जैसे नमक है तो नमक का सर क्रिस्टल होता है। जैसे NaCl है तो NaCl में एगो सोडियम है, क्लोरीन है, सोडियम क्लोरीन जुड़ के तब हमारा नमक बना है। जैसे सोडियम जुड़ा है, क्लोरीन जुड़ा है, सोडियम जुड़ा है, क्लोरीन जुड़ा है, सोडियम जुड़ा है, क्लोरीन जुड़ा है। तो हम लोग के नमक जो है NaCl में ना हम लोग का सोडियम क्लोरीन दोनों जुड़ के बना है। और जब इसको रेगुलर, ठीक है ना, नियमित संरचना में जोड़ा जाता है, नियमित संरचना में जोड़ते हैं। किस में जोड़ते हैं? नियमित संरचना के अंतर्गत जोड़ते हैं। नियमित संरचना में यानी कि एक सोडियम जोड़ेंगे तो एक क्लोरीन जोड़ेंगे, एक सोडियम तो एक क्लोरीन जोड़ेंगे, इसे नियमित संरचना बोला जाता है। रेगुलर स्ट्रक्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेगुलर स्ट्रक्चर बोलते हैं, नियमित संरचना बोलते हैं। और जब नियमित कोई संरचना में होगा तो उसे बोलेंगे क्रिस्टलीय ठोस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? क्रिस्टलीय ठोस बोलेंगे। कोई पदार्थ यदि रेगुलर संरचना में हो, रेगुलर स्ट्रक्चर में हो, रेगुलर क्या हो? संरचना में हो, उसे क्या बोलेंगे? क्रिस्टलीय। क्रिस्टलीय का एक और पहचान बताते हैं आप लोगों को, क्रिस्टलीय का एक और पहचान बताते हैं आप लोगों को, क्रिस्टलीय का एक और पहचान बताते हैं। क्रिस्टलीय में सारे के सारे न कठोर पदार्थ आता है। क्रिस्टलीय में सारे के सारे क्या आते हैं? कठोर पदार्थ आता है। क्रिस्टलीय में सारे के सारे क्या आते हैं? कठोर पदार्थ। जैसे इसमें आपका क्रिस्टलीय के अंदर आ जाएगा जितना भी धातु है, ऑल धातु हम लोग का क्रिस्टलीय में होगा। बस एगो खाली मरकरी, पारा को छोड़ करके, पारा और सीसा, लेड को छोड़ करके, ठीक है ना, पारा और सीसा को छोड़ करके सारे के सारे हम लोग होंगे क्रिस्टलीय हो जाएंगे। सारे के सारे क्या हो जाएंगे? क्रिस्टलीय। यानी कि ऑल धातु हम लोग का क्रिस्टलीय ठोस होता है। क्या होता है? क्रिस्टलीय ठोस होता है। इसके अलावा हम लोग का देखिए चीनी हो गया, ग्लूकोज हो गया, चीनी ग्लूकोज हो गया, ठीक ना, ये सारे के सारे क्रिस्टलीय ठोस हैं, ठीक ना। पीतल, जितना मिश्र धातु है, पीतल हो गया आपका, कांसा हो गया आपका, ये सारे के सारे मिश्र धातु सारे के सारे क्रिस्टलीय ठोस में आते हैं। किस में आते हैं? क्रिस्टलीय ठोस में आते हैं। सारे के सारे जो मिश्र धातु जिससे आभूषण तैयार करते हैं वो मिश्र धातु है, वो सारे के सारे मिश्र धातु क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। इसके अलावा क्रिस्टलीय ठोस में, इसके अलावा यानी कि जो भी कठोर पदार्थ हैं, यानी कि जितना भी कठोर पदार्थ है, सारे के सारे कठोर पदार्थ जो होते हैं क्रिस्टलीय होते हैं। क्या होते हैं? क्रिस्टलीय होते हैं। चाहे तो खाने वाला हो, या तो आपका पहनने वाला हो, या तो कुछ भी हमारे मतलब यूज लायक हो, या चाहे यूज लायक नहीं भी हो, वो कठोर पदार्थ में है और नियमित संरचना में है। नियमित संरचना में तो क्रिस्टलीय ठोस होगा। क्या होगा? क्रिस्टलीय ठोस होगा। एक बात है क्रिस्टलीय ठोस है, क्रिस्टलीय ठोस का और भी नाम है, इसे ना हम लोग वास्तविक ठोस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वास्तविक ठोस। प्लस में रवेदार ठोस बोलते हैं, रवेदार। ये पूछा है कि रवेदार ठोस किसे कहा जाता है? क्रिस्टलीय को। रवेदार किसे बोलते हैं? क्रिस्टलीय को। रवेदार, क्रिस्टलीय का एक और नाम है रवेदार वास्तविक, रवेदार ठोस, वास्तविक ठोस। रवेदार बहुत विधि है। ये पूछता है कि रवेदार ठोस किसे कहते हैं? रवेदार ठोस किसे कहते हैं? क्रिस्टलीय ठोस को ही कहा जाता है, रवेदार बोलते हैं, क्रिस्टलीय को ही बोलते हैं वास्तविक ठोस बोलते हैं।
देखिए यहाँ पर जिक्र किए हैं वास्तविक ठोस और रवेदार ठोस या क्रिस्टलीय ठोस को ही बोलते हैं। किसको बोलते हैं? क्रिस्टलीय या क्रिस्टलीय ठोस को ही कहा जाता है वास्तविक ठोस, रवेदार ठोस। रहा बात कि क्यों कहा जाता है क्रिस्टलीय को वास्तविक ठोस। जैसे यहाँ सिल्वर है, कठोर पदार्थ है, यहाँ पर डायमंड है, कठोर पदार्थ है। तो अभी डायमंड बताएंगे आगे चल के। डायमंड हम लोग का संयोजी ठोस हो जाता है, क्रिस्टलीय का प्रकार है। लेकिन फिलहाल यहाँ पे जितना भी कठोर पदार्थ है सारे के सारे कठोर पदार्थों को वास्तविक ठोस, रवेदार ठोस या क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। आखिर क्यों कहते हैं वास्तविक ठोस को, रवेदार ठोस को क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलाइन सॉलिड? क्रिस्टलाइन सॉलिड क्यों कहते हैं? यानी कि क्रिस्टलीय ठोस का ही हम लोग का क्या है? प्रकार है। क्रिस्टलीय ठोस का ही प्रकार होता है, क्रिस्टलीय ठोस का ही क्या होता है? प्रकार होता है। इसको क्यों कहते हैं वास्तविक ठोस, रवेदार ठोस, क्रिस्टलीय ठोस को क्यों कहते हैं? एक लाइन में आंसर है कि इसमें बहाव का गति नहीं होता है। इसके घटक के कण जो है ना बहते नहीं है। कैसे पता चलेगा कि नहीं बहाव है? जैसे मान यहाँ पे एगो हम आयरन का पाइप ले लिए, इस पाइप पे ना जैसे कोई बंदा है, यह बंदा यहाँ पे फोर्स लगा रहा है, यहाँ पे बल लगा रहा है, पीट रहा है। तो जब पीटेगा तो बताइए लोहा का जो यहाँ पार्टिकल है यहाँ से निकल के यहाँ आ जाएगा? नहीं आ पाएगा। लेकिन जो गैस के कण होते हैं दूर दूर होते हैं, गैस के कण होते हैं दूर दूर। अगर यहाँ पे फोर्स लगाएंगे तो गैस के कण इधर उधर गमन कर लेगा, चारों तरफ गमन कर लेगा। लेकिन ठोस के पार्टिकल बताइए गमन कर पाएगा? नहीं गमन पाएगा, नहीं गमन कर पाएगा। जो ठोस के पार्टिकल होते हैं उनमें स्थानांतरण गति यानी कि ट्रांसफर गति नहीं होता है, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता है कि ठोस के पार्टिकल इधर उधर ट्रांसफर करके चला जाए, नहीं जा पाएगा। क्योंकि एक दूसरे के काफ़ी नज़दीक होते हैं ठोस के कण, इतना नज़दीक होते हैं कि खाली इसको हम ठोस के प्लेट को, अगर पाइप है यहाँ पे ठोस के कोई प्लेट है, अगर हम इस पे कोई बंदा यहाँ पे पीट रहा है तो केवल वाइब्रेट करेगा। ठोस के प्लेट जहाँ पे वहीं पे कंपन करेगा। क्या करेगा? वाइब्रेट करेगा, कंपन करेगा, खाली कंपन करेगा। यहाँ से कण यहाँ से इधर उधर नहीं जा सकता है। लेकिन गैस के कण, द्रव के कण इधर उधर जा सकता है। गैस में बहाव की गति होता है, द्रव में बहाव की गति होता है, लेकिन ठोस में बहाव की गति नहीं होता है। इसीलिए हम लोग ठोस को क्या बोलते हैं? वास्तविक, यानी कि क्रिस्टलीय को वास्तविक ठोस और रवेदार ठोस बोलते हैं। क्योंकि क्रिस्टलीय ठोस में बहाव की गति नहीं होती है, चाहे वो सिल्वर हो या आपका चांदी हो, वही है सिल्वर ही चांदी है। प्लस में आपका गोल्ड हो गया, डायमंड हो गया आपका, चाहे नमक हो गया, NaCl हो गया, चीनी हो गया, ग्लूकोज हो गया, आभूषण हो गया, मिश्र धातु हो गया, सारे के सारे होते हैं या वास्तविक ठोस होते हैं। क्या होते हैं? वास्तविक ठोस होते हैं, रवेदार ठोस होते हैं। ठीक है। अगला है यहाँ पे विषमदैशिक प्रकृति के ठोस या पदार्थ। देखो विषम के मतलब होता है भिन्न भिन्न। क्या होता है? विषमदैशिक के मतलब होता है भिन्न भिन्न। विषम, यहाँ विषमदैशिक का मतलब क्या होता है? भिन्न भिन्न होता है। क्या होता है? भिन्न भिन्न। विषम में भिन्न भिन्न, दैशिक में उनकी दिशाएं, प्रकृति। किसको बोलेंगे? किस प्रकार के मैटर को, किस प्रकार के पदार्थ को विषमदैशिक बोलेंगे? देखिए यहाँ पे विषमदैशिक, विषमदैशिक में सारे के सारे ना कठोर पदार्थ आते हैं, सारे के सारे कठोर पदार्थ आते हैं। दुनिया के जितना कठोर पदार्थ है, जैसे सिल्वर है, सोना है, आयरन है, निकेल है, कोबाल्ट है, ये सारे के सारे कठोर पदार्थ हैं। ये सारे के सारे विषमदैशिक प्रकृति के पदार्थ होते हैं। आखिर क्यों होते हैं कठोर पदार्थ विषमदैशिक की? क्यों होते हैं? क्योंकि देखिए विषमदैशिक में जो भी कठोर पदार्थ आते हैं, जैसे सिल्वर ले लेते हैं, आयरन ले लेते हैं, दोनों कठोर पदार्थ हैं लेकिन दोनों का गुण अलग अलग है। विषमदैशिक में, विषमदैशिक प्रकृति के ठोस के मतलब होता है कि इसमें सारे के सारे जो कठोर पदार्थ होते हैं उनके जो गुण होता है वह डिफरेंट होता है। कैसे पता चलेगा? जैसे सिल्वर सबसे ज्यादा सुचालक होता है। क्या सिल्वर इतना आयरन सुचालक होता है? नहीं होता है। क्या सिल्वर इतना आयरन की, यानी कि जितना सिल्वर चांदी की सुचालकता प्रकृति है उतना आयरन की सुचालक प्रकृति है? नहीं है। सबसे ज्यादा सुचालक कौन होता है हम लोग के? सबसे ज्यादा सुचालक होता है हम लोग के चांदी होता है। क्या उतना आयरन हम लोग का सुचालक है? क्या एल्युमिनियम उतना सुचालक है? नहीं है। यानी कि यहाँ पे चांदी का घनत्व इसका सुचालक प्रकृति, आयरन का घनत्व इसकी सुचालक प्रकृति, एल्युमिनियम का घनत्व इनकी सुचालक प्रकृति, प्लस में एल्युमिनियम का अपूर्तनांक, इसका क्वथनांक, इसका गलनांक सब अलग अलग होता है। यानी कि विषमदैशिक में जो भी कठोर पदार्थ आते हैं सबका गुण अलग अलग होता है, और सबका गुण अलग अलग होने के कारण ही कठोर पदार्थों को कहा जाता है विषमदैशिक प्रकृति के ठोस या पदार्थ। याद हो गया आप लोगों के? कठोर जो पदार्थ होते हैं, जो कठोर पदार्थ होते हैं, उन सारे के सारे कठोर पदार्थों का जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होता है, जो भौतिक गुण होता है, उनका भौतिक गुण क्या होता है? डिफरेंट होता है, भिन्न भिन्न होता है। और भिन्न भिन्न होने के कारण ही उसको हम लोग विषमदैशिक में रखते हैं। उसे विषमदैशिक प्रकृति के पदार्थ कहते हैं या ठोस कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं अक्रिस्टलीय ठोस, एमॉर्फस सॉलिड। बस क्रिस्टलीय के उल्टा होता है, जिनमें ना जिनका व्यवस्था अनियमित होता है। क्या होता है? अनियमित। जिनके घटक के कण की व्यवस्था अनियमित होता है, इर्रेगुलर होता है। अनियमित क्या है?
जैसे यहाँ पे जैसे NaCl ले लेते हैं, NaCl इसमें तो होगा नहीं। जैसे यहाँ पे हम रबर ले लेते हैं, रबर हम लोग का क्या है, अक्रिस्टलीय। जितना कि जितना देखिए, जितना मुलायम पदार्थ है, जितना हम लोग का मुलायम पदार्थ है, सारे के सारे मुलायम पदार्थ जो होते हैं अक्रिस्टलीय होते हैं। जैसे रबर है, आपका ट्यूब टायर है, ट्यूब है, ठीक है ना, ट्यूब हो गया, टायर हो गया, रबर है, ट्यूब टायर है, प्लास्टिक है, नाइलॉन है, नाइलॉन है, पॉलीथीन है, ये सब के सब मुलायम पदार्थ हैं। आपका कपड़ा हो गया, क्लॉथ हो गया, सारे के सारे कपड़ा है, ठीक ना, ये सब मुलायम पदार्थ है, ये सब अक्रिस्टलीय में हो जाएगा। कांच हम लोग के, शीशा अभी बताए थे, शीशा हम लोग के अक्रिस्टलीय होता है। शीशा क्या होता है, अक्रिस्टलीय, क्योंकि शीशा तो मुलायम नहीं होता है। शीशा मुलायम नहीं है, लेकिन शीशा के जो प्लेट होता है इसमें बहाव की गति होता है। जो आयरन के प्लेट इसे कुछ समय के लिए, लोहा के प्लेट नहीं, सॉरी सर, यहाँ कांच के प्लेट को खड़ा करके छोड़ देंगे तो निचला सिरा मोटा हो जाएगा, ऊपर वाला छोर पतला हो जाएगा। यानी कि कुछ समय बोले तो 1-2 दिन नहीं, समथिंग इसको कम से कम 30 से 40 साल, यानी कि 30 से 40 साल में कोई पुराना कांच का खिड़की हो, उसमें निचला छोर देखिएगा, कांच की खिड़की मोटा होगा, ऊपर वाला छोर पतला हो गया होगा। कांच के कणों में बहाव की गति होता है, इसीलिए उसे अक्रिस्टलीय ठोस, झूठा ठोस बोलते हैं। अक्रिस्टलीय ठोस बोलते हैं, कांच को झूठा ठोस बोलते हैं, ठीक है ना। अच्छा बर्फ बताइए, आइस बताइए। बर्फ हम लोग ना क्रिस्टलीय होता है, बर्फ क्या होता है, क्रिस्टलीय, लेकिन कांच होता है अक्रिस्टलीय होता है। मुलायम पदार्थों में ट्यूब टायर रबर प्लास्टिक नाइलॉन हो गया, ये सारे के सारे आपका कांच हो गया, आपका क्या हो गया, अक्रिस्टलीय होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात है हम लोग समझते हैं। क्रिस्टलीय का डिफिनेशन क्या बताएं, जिनके घटक के कण की व्यवस्था अनियमित हो। अनियमित आप लोगों को समझा रहे थे, अनियमित क्या होता है। अनियमित के मतलब होता है कि जैसे मतलब कोई पदार्थ है, कोई पदार्थ है, अगर उस पदार्थ को हम यहाँ पे बना रहे हैं, तो पदार्थों में जिस एटम से बना है, मोलिक्यूल से बना है, आयन से बना है, तो इनका जो अरेंजमेंट होगा, सजाने का तरीका होगा, नियमित नहीं होगा। नियमित बोले तो जैसे मान के लिए हम यहाँ पे एक पॉजिटिव रखें, फिर यहाँ पे एक पॉजिटिव रखें, फिर एक नेगेटिव रखें, फिर यहाँ पे एक पॉजिटिव रखें, 2 नेगेटिव रख दिए, बताइए ये नियमित व्यवस्था है, नियमित नहीं है। नियमित तब होता है जब एक पॉजिटिव, तब एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव, ऐसा रखते तब होता है। ले यहाँ पे 2 पॉजिटिव, एक नेगेटिव, फिर एक पॉजिटिव, 2 नेगेटिव, तो ये हम लोग का अनियमित व्यवस्था। जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं, जिस घटक से बना होगा, एटम से बना होगा, मोलिक्यूल से बना होगा, आयन से बना होगा, तो उनका जो अरेंजमेंट होगा क्या होगा, अनियमित होगा। हो सकता है कि 4 पॉजिटिव है, 2 नेगेटिव है, 3 पॉजिटिव है, 5 नेगेटिव है, इस तरह से अरेंजमेंट में होगा, उसे हम कहेंगे अक्रिस्टलीय ठोस। अगला है यहाँ पे बेरवेदार ठोस या स्यूडो ठोस। अक्रिस्टलीय ठोस को ना, अक्रिस्टलीय ठोस जो होता है, अक्रिस्टलीय ठोस जो होता है, इसे हम लोग कहते हैं बेरवेदार ठोस, स्यूडो ठोस कहते हैं। क्यों कहते हैं, जैसे क्रिस्टलीय को वास्तविक ठोस बोलते थे, प्लस में उसे हम लोग वास्तविक ठोस के अलावा उसे हम लोग रवेदार बोल रहे थे, लेकिन अक्रिस्टलीय को बेरवेदार बोलते हैं, स्यूडो बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें बहाव की गति होती है, क्रिस्टलीय में नहीं हो रही थी, इसमें बहाव की गति होता है। रबर है, प्लास्टिक है, नाइलॉन है, ट्यूब टायर है, इसमें बहने का प्रवृत्ति होता है। कांच हो गया, इसमें बहाव का गुण होता है, कांच के प्लेट में बहाव का गुण होता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, बेरवेदार बोलते हैं या स्यूडो ठोस बोलते हैं। और क्रिस्टलीय को बेरवेदार स्यूडो ठोस इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें बहाव की गति होती है। यहाँ पे है समदैशिक प्रकृति के पदार्थ या ठोस, ठीक है ना। समदैशिक में सारे के सारे मुलायम पदार्थों को रखा गया है, सारे के सारे मुलायम पदार्थों को रखा गया है, क्योंकि इनका सबका गुण एक जैसा होता है। जैसे यहाँ पर रबर ले लेते हैं, ठीक है ना, जो गुण रबर का होगा वही गुण प्लास्टिक का होगा, ठीक है ना। दोनों के गुण समदैशिक में समान होता है, और सारे के सारे मुलायम पदार्थों का गुण एक जैसा होता है। क्या होता है, एक जैसा होता है। तो समदैशिक पदार्थ किसे कहते हैं, जिसमें एक यानी कि वैसे पदार्थ को समदैशिक प्रकृति के पदार्थ कहा जाता है, वैसे पदार्थ को समदैशिक प्रकृति के पदार्थ या ठोस कहा जाता है, जिनका जो भौतिक गुण होगा, भौतिक गुण बोले तो उनकी चालक प्रकृति यानी कि उसमें चालकता, उनका घनत्व, उनका अपवर्तनांक सब एक जैसा होगा, सब एक समान होगा। जैसे यहाँ पे हम बात करें रबर अगर कुचालक है तो प्लास्टिक भी आपका कुचालक है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि रबर आपका सुचालक है, प्लास्टिक सुचालक, दोनों के दोनों कुचालक हैं, दोनों का गुण एक जैसा है, दोनों का अपवर्तनांक एक जैसा होगा, दोनों का 0 तो दोनों का 0 एकदम। तो समदैशिक प्रकृति में सारे के सारे सॉफ्ट पदार्थ आते हैं, सॉफ्ट आते हैं, मुलायम पदार्थ आते हैं, क्या आते हैं, मुलायम पदार्थ। और इनका भौतिक जो गुण होता है, समदैशिक में जो भी मुलायम पदार्थ आते हैं, रबर, ट्यूब टायर, नाइलॉन हो गए, इन सब का जो भौतिक गुण होता है एक जैसा होता है, और इसीलिए इनको बोलते हैं समदैशिक प्रकृति के ठोस या पदार्थ बोलते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा सेशन यहीं तक था। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग नेक्स्ट सेशन में हम लोग केमिस्ट्री का नया सेशन लेकर अगला एपिसोड लेके आएंगे। इस सेशन में ज़्यादातर हम केमिस्ट्री के परिचय के बारे में बताए हैं और ठोस के बारे में आप लोगों को समझाए हैं। नेक्स्ट सेशन आप लोगों के लिए बहुत बड़ा केमिस्ट्री का एक अच्छा टॉपिक लेकर आएंगे आप लोग, ठीक ना।
तो इसे एक से अधिक बार देखिएगा, सुनिएगा और फ्रेंड्स के पास शेयर भी कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।